ओके, क्लास 11 स्टूडेंट्स, तुम्हारा चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज इजी कर देते हैं और कुछ ही मिनट्स में तुम्हें पूरा चैप्टर समझा देते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी ऑन स्टडी विद रश्मीत। अच्छा, तो चलो बताओ मुझे कि अगर तुम्हारे पास आज 10 लाख रुपए हो तो कैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे? अकेले स्टार्ट करोगे, तुम्हारे किसी दोस्त के साथ स्टार्ट करोगे, तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, एक कंपनी क्रिएट कर सकते हो और लोगों को बुला सकते हो कि अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ठीक है, जो भी तुम ऑप्शन चूज करोगे उस टाइप ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशन आप चूज करेंगे अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप ऑफ बिजनेसेस आपके लिए है। तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना बिजनेस अकेले स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है? आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, आई एम इनफैक्ट द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस, और कोई भी नहीं है मेरे बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल तुमने एक मैगी का स्टॉल लगाया अपनी स्कूल के बाहर, ओनर ने इंग्रेडिएंट्स खरीदे, मैगी बनाई, प्रॉफिट अर्न किए, ठीक है, और कुछ भी गलत हो गया तो लॉस कौन बेयर करेगा? ओनर ही बेयर करेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका ट्रिक फॉर्मूला क्या याद रखना है कि एक ओनर है, एक ही बॉस है, एक ही प्रॉफिट शेयरिंग है, मतलब खुद ही सारा प्रॉफिट लेंगे, रिस्क बेयर करने वाला भी एक ही पर्सन है, और लॉस भी अगर इन केस हुआ तो पूरा लॉस भी उसी ओनर को या उसी पर्सन को बेयर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ऐसा देखो कि आप सिंगल प्लेयर हो जो वीडियो गेम खेल रहे हैं, आप ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यू विल हैव टू बेयर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसी रहेगी तुम्हारी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि से फॉर एग्जाम्पल आपने 20 लाख का बिजनेस किया है ना, और आपको उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारा लॉस हो गया। यू से फॉर एग्जाम्पल यू सफर लॉस ऑफ 20 lakhs ओनली, है ना, और बिजनेस के पास सिर्फ 5 लाख है, तो रिमेनिंग 15 लाख आपके खुद के पर्सनल एसेट्स बेच के भी रिकवर किए जा सकते हैं। खुद के पर्सनल एसेट्स बेचे मतलब आपने क्या किया? से फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो आपकी कार बेचनी पड़ गई, आपका घर बेचना पड़ गया। एनी ऑफ योर इम्पॉर्टेंट पर्सनल एसेट कैन बी यूज्ड टू सेल इन ऑर्डर टू पे द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप का। पूरा मुनाफा भी आप ही रखेंगे, पूरा लॉस भी आप ही रखेंगे। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर टिल हियर। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अफेक्ट होगी, ये हमने पढ़ लिया सोल प्रोप्राइटरशिप। अब यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे आई गेस। ठीक है, तो ऑल दीज फैमिली मेंबर्स आर पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो हम किसके अंदर आ गए? फैमिली बिजनेस मोड में आ गए। ठीक है, एक पूरा बहुत बड़ा सा खानदान है, फिर उनके बेटे हुए, फिर उनके पोता पोती हुए, एंड ऑल दोज पीपल आर अ पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल एक ज्वेलरी शॉप है, ग्रैंडफादर, फादर, सन। ठीक है, बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करेगा। अगर एक भी मेंबर चेंज हो गया, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई सन की बाय चांस डेथ हो जाती है तो दूसरा सन है, उनके पोता पोती है, ऐसे करके बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, इस पूरी फर्म का जो हीरो है, ठीक है, वो कौन है? हमारे कर्ता जी। ठीक है, तो कर्ता जो है वो क्या है? मेन हेड है, कैप्टन है फैमिली बिजनेस के। ठीक है, तो अगर आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आना है तो क्या क्वालिफिकेशन है? कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है मेरे भाइयों। तो क्या चाहिएगा आपको? बस उस खानदान में जन्म लेना है। अगर आपने उस फैमिली में बिजनेस ले लिया तो मेंबरशिप बाय बर्थ है। ठीक है, मैनेजमेंट किसके हाथ में है, या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके हाथ में आएंगी? जो आपके दादाजी हैं या जो आपकी करता है, हु इज़ अ सीनियर फैमिली मेंबर। फाइन, बिजनेस जो है वो क्या है की कंटिन्यूटी रहेगी। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब दूसरे जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं जैसे पापा जी, बेटे, उन सब की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, लेकिन जो दादाजी है उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी, और दूसरे जो मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, तो कर्ता जो है वो क्या है? टीम का कैप्टन है। अगर टीम बुरी तरीके से हार गई तो कैप्टन जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करेगा। जो कैप्टन है वो ही जिम्मेदार है और उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, तो कर्ता की ऊपर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। हमने दो कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं, वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड हमने पढ़ा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो तुम और तुम्हारे दोस्त ने मिलके पार्टनर बन गए और बोला चल भाई आज तो अपन एक कैफे खोलते हैं, एक बिजनेस खोलते हैं, चल थोड़ा पैसा तू लगाना, थोड़ा मैं लगाऊंगा, और साथ में मिलके अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये हुई पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप कैसे काम करती है?
से फॉर एग्जाम्पल तुमने इन्वेस्ट किए 5 लाख और दो ओनर्स हैं, ठीक है, कम से कम पार्टनरशिप में ऑफकोर्स दो लोग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और दो से ज़्यादा लोग आएंगे, साथ में मिलकर बिजनेस चलाएंगे, साथ में मिलकर अपना प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। अब पार्टनरशिप में जब हम आ रहे हैं तो एक एडवाइजेबल चीज़ रहती है कि आप पार्टनरशिप डीड बना लें। पार्टनरशिप डीड हम ऐसे करते हैं, उसको हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि लिखा पढ़ी कर लेते हैं, ताकि कल को कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़ा हमारे बीच में नहीं अराइज हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्लियरली हम मेंशन करेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब कि भाई तू कितना पैसा लाएगा, भाई साहब आप कितना पैसा लाएंगे, दोनों दोस्त मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा तू 10 लाख ला रहा है, मैं 5 लाख ला रहा हूँ। ऐसे भी हो सकता है कि कोई पार्टनर ज़्यादा पैसा ला रहा है, ऐसे भी हो सकता है कोई पार्टनर कम पैसा ला रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों के बीच में डाउट आया कि भाई वो ज़्यादा पैसे ला रहा है, मैं कम ला रहा हूँ, ऐसा क्यों, या मैं ज़्यादा दूँ और वो कम दे, ऑफ कोर्स क्यों, ऐसा क्यों। तो जो कम पैसे ला रहा है, से फॉर एग्जाम्पल वो अपनी स्किल्स लेकर आएगा, जो कम पैसा ला रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी फॉर एग्जांपल मैं 10 लाख लाई और मेरा जो दोस्त है वो 1 लाख लाया, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम डिवाइड कर लेंगे, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 हो जाएगा। सिंपल, क्लियर एवरीबॉडी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूटीज क्या क्या रहेगी पार्टनर की, कौन सा पार्टनर क्या ड्यूटी हैंडल करेगा, क्या काम हैंडल करेगा, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। फिर आपका सैलरी या कमीशन क्या रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ पार्टनर्स आते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए, बट मैं अगर आया तो मेरे पास मेरी स्किल्स हैं, मेरे पास मेरी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। या मेरे पास लाइजनिंग बहुत अच्छी है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं मार्केट में जानता हूँ और वो बिज़नेस के अंदर आके काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बात समझ में आई? तो उनको हम क्या बोलेंगे कि ये सैलरी बेस्ड पार्टनर है, उन्होंने कुछ भी पैसा नहीं दिया, से फॉर एग्जाम्पल कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, बट वी नीड देम इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो व्हाट विल वी डू, वी विल आस्क देम कि हम आपको सैलरी दे देंगे। तो अगर कोई पार्टनर बाय सैलरी आ रहा है या कुछ मेहनत कर रहा है तो उसके बदले हम उसे हमारी सैलरी दे देंगे, ठीक है। या उसका कोई पर्टिकुलर अगर कमीशन का अमाउंट बनता है तो हम उसको कमीशन दे देंगे, बात समझ में आई? सो सैलरी और कमीशन अमाउंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिटन इन योर पार्टनरशिप डेट। आई थिंक आई एम क्लियर टिल हियर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहता है कि इट इज द अमाउंट विच इज पेड टू द पार्टनर्स ऑन द कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो भी पैसा पार्टनर्स बिजनेस के अंदर लेकर आए उसके ऊपर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। भाई मैं 10 लाख का अमाउंट से फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में लगा रही हूँ, मैं सेम पैसा पैसा अगर बैंक के अंदर इन्वेस्ट करती तो बैंक मुझे उसके ऊपर कोई रिटर्न देता। मैंने सेम पैसा पार्टनरशिप में लगाया तो पार्टनरशिप उस पर मुझे कोई रिटर्न देगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस इज द अमाउंट दैट इज गिवन इन द बिजनेस और उसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट देना है वो हम इसमें डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये आप पार्टनरशिप में डीड में लिख लीजिए ताकि आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, कुछ भी आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। सो दिस शुड ऑल्सो बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। So the interest on capital is not compulsory. It will only be given if it is mentioned in the partnership deed. तो partnership deed में लिख ले तो अच्छा है, अदरवाइज आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, से फॉर एग्जाम्पल आपको उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिला तो यू विल बी ऑफ कोर्स इनटू ट्रबल। क्लियर एवरीबॉडी? आई थिंक आई एम क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट आगे आते हैं, आपके क्या एडमिशन रूल होंगे, मतलब पार्टनरशिप में कोई आना चाहे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। आपकी पार्टनरशिप में से कोई जाना चाहे, रिटायर होना चाहे, है ना, तो क्या रूल्स है, दैट ऑल्सो यू विल मेंशन इनटू योर पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो आर्ग्यूमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारे दिमाग में एक नया क्वेश्चन अराइज होता है, क्या बिना पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप चल सकती है? यस, इट कैन रन, बट इट इज वेरी मच एडवाइजेबल कि आप पार्टनरशिप डीड कर लें ताकि आगे चल के आपके बीच में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ भी लड़ाई झगड़े अराइज नहीं हो। आई थिंक आई एम क्लियर टिल हियर, वेरी नाइस, ठीक है। तो हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हमने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फटाफट से पढ़ लिए हैं। अगर वन पर्सन है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, फैमिली है तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फ्रेंड्स या पार्टनर्स साथ में आके काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप, ठीक है। अब हमारे सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स बचे हैं जो कि और इजी हैं और फटाफट से तुम्हें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कोऑपरेटिव। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो साथ में मिलके आ रहे हैं या म्यूचुअल हेल्प के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप में आप ऐसे सॉरी कोऑपरेटिव में आप ऐसे इमेजिन करो, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है कि इमेजिन करिए आपके पास 100 फार्मर्स हैं, तो अगर आप अपनी खेत के लिए अलग अलग बीज या अनाज लेने गए
तो वो चीज़ महँगी पड़ेगी। सेम चीज़ आप साथ में मिलके लेने जाएँगे तो आपकी कॉस्ट कम आ जाएगी, है ना? और आपको से फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी अच्छी प्राइस पे मिल जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमाना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमें खूब प्रॉफिट कमाना है। हमारा ये हेल्प है कि म्यूचुअल हेल्प हो जाए, है ना? और साथ में मिलके हमारे कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और हमें अच्छा जो है वो सामान मिलके मिलकर आ जाए, ऐसा, है ना? मिल के जाके खरीद के लेके आएँगे, बल्क में खरीद के लाएँगे तो ऑटोमैटिकली कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है? लेकिन इसका एक गोल्डन रूल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर मेंबर के पास 1 वोट होता है, ठीक है? एक मेंबर ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, एक मेंबर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, नो मैटर हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड, ईच मेंबर विल गेट ओनली 1 वोट, ठीक है? इसलिए हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो क्या है? डेमोक्रेटिक है। तो एक तरीके से आप लोग सब साथ में हैं, साथ में मिलके जाके अपना सामान खरीद रहे हैं और हर मेंबर के पास 1 वोट है, ठीक है? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना मेरा गोल नहीं है, मुझे सस्ते और किफ़ायती दामों पर, है ना, रिड्यूस्ड कॉस्ट पे गुड्स मिल जाए, दिस इज माई गोल। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, आगे हम आते हैं। नेक्स्ट, बहुत अच्छी तुम्हें फैंसी सी जो है वो कंपनीज दिख रही होगी, है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि एक बड़ा बिजनेस मॉडल है। से फॉर एग्जाम्पल तुमने और मैंने बहुत प्रॉफिट कमा लिया, खूब तरक्की कर ली, खूब पैसा आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? हमारी एक बहुत बड़ी सी कंपनी खोलते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है? तो बहुत बड़ी कंपनी खोलने के लिए या छोटी कंपनी भी खोली जा सकती है, विच एवर वे यू लाइक। तो हम क्या करेंगे? जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलेंगे, विच इज़ यूजुअली अ बिग बिजनेस मॉडल, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनीज की पिक्चर्स दिख रही होगी, आई गेस। यस, ओके। सो अगर आप एक बड़ी कंपनी देखें जैसे रिलायंस ग्रुप या टाटा ग्रुप, तो एक पर्सन जो है, क्या वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा कि एक जना? नहीं। बहुत सारे लोग शेयर्स खरीदेंगे और साथ में मिलके जो है वो ओनर्स बन जाते हैं, ठीक है? शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस। अगर आप एक शेयर भी होल्ड करते हैं तो आप उतने शेयर के ओनर हुए। तो से फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस का एक शेयर होल्ड किया, तो मैं क्या रिलायंस की ओनर हुई? हाँ, मैं रिलायंस की ओनर हुई हूँ। या क्या आप रिलायंस के ओनर हुए अगर आपने एक या दो शेयर्स खरीदे? हाँ, ओनर हुए। बट आप कितने पार्ट के ओनर हुए? वन पार्ट के ओनर हुए, है ना? 1/1 करोड़ शेयर, out of all those shares you have just one part of it, so you are the owner of that much amount. Clear everybody? So if you are a shareholder, which means you are owners, and the owners are the one who takes all the risk, who will bear the profit also, who will bear the loss also. अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप मुझे बताइए कि आपको ऐसी गारंटी है क्या कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा? यू कैन हैव लॉस ऑल्सो, यू कैन हैव प्रॉफिट ऑल्सो, ईदर ऑफ इट, ठीक है? तो ओनर्स क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं, या तो उन्हें प्रॉफिट होगा या उन्हें लॉस होगा, ठीक है? तो कंपनी में जब भी आप शेयर खरीदते हैं, आप शेयर होल्डर बनते हैं, आप ओनर बनते हैं, और आप उतने अमाउंट तक का प्रॉफिट या लॉस बेयर करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर एवरीबॉडी? ओके, वेरी नाइस, ठीक है? तो अब कंपनी के क्या क्या पॉइंट्स हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहला इम्पॉइंट पॉइंट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी में, विच इज़ द पॉइंट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है? सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है कि कंपनी की खुद की एक लीगल एंटिटी है, उसके शेयर होल्डर्स अलग हैं। मतलब कंपनी अलग, कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग। बात समझ में आई? कैसे अलग हम समझते हैं, ठीक है? कंपनी अपने नाम पे, कि मैंने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी, कंपनी के नाम पे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हुए, स्यू करना मतलब किसी पे केस करना, या कोई और कंपनी पर केस कर सकता है। इसलिए कंपनी अलग पर्सन कहलाती है लॉ के अंदर, की कंपनी अलग है। और कंपनी को हम क्या कहते हैं? इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है? ताकि किसी पर्सन पे या इनोसेंट पर्सन्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अराइज हो। जो कंपनी है वो जिम्मेदारी जो है वो लेगी इन केस अगर कुछ गलत सलत होता है तो हमने कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर किया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, केस कर सकती है, एनी वे दैट दे लाइक। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इज ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या कहती है? कि लोग आएंगे, जाएंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती ही रहेगी, किसी के भी आने या जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मतलब कौन है? कंपनी। कंपनी हमेशा चलती रहेगी, ठीक है? तो क्या बोल रहा है? शेयर होल्डर्स में चेंज। मैंने मेरा शेयर किसी और को बेच दिया तो शेयर होल्डर चेंज हो गया, है ना? दूसरा पर्सन शेयर होल्डर बन गया। डायरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं, एम्प्लॉयज चेंज हो सकते हैं, बट कंपनी हमेशा चलेगी।
इसको ऐसे समझते हैं कि क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स चेंज हो सकते हैं, क्रिकेट टीम के प्लेयर्स रिटायर हो सकते हैं, क्रिकेट टीम में किसी प्लेयर की डेथ हो सकती है, कोई नया प्लेयर एडमिट हो सकता है, एडमिट हुआ कोई नया प्लेयर आया, बट क्रिकेट टीम एज इट इज रहेगी कि ये टीम मुंबई की है, ये टीम इंडिया की टीम है, इंडिया की टीम तो टीम रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, द टीम इज देयर। In the similar manner, the company is there, people may come, people may go, company is not affected by people। बचपन में सबसे ज्यादा लोगों से कौन अफेक्ट होता है? सोल प्रोपराइटरशिप। क्यों अफेक्ट होता है? क्योंकि वहां पे एक अकेला पर्सन था, बट कंपनी में बहुत सारे लोग हैं और कंपनी की खुद की क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, तो कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है? ओके। अच्छा, अब दो टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है, ठीक है? तुम भी खोलना चाहो तो दोनों में से यू हैव अ चॉइस विच कंपनी डू यू वांट टू ओपन। दोनों के प्रोज हैं, दोनों के कौन से फायदे हैं, नुकसान है, ठीक है? एक है प्राइवेट कंपनी, दूसरी है पब्लिक कंपनी, ठीक है? बहुत ईजी है, ध्यान से सुनो, ठीक है? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग चाहिए कंपनी खोलने के लिए। प्राइवेट कंपनी में हम मैक्सिमम 200 लोग रख सकते हैं, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी आप लोग रखना चाहिए, इन्फिनिटी मेंबर्स रखना चाहे रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कंपनी लोगों को अपने शेयर्स नहीं बेच सकती। लोगों को अपने शेयर्स नहीं बेचना मतलब कि मैंने लोगों का पैसा नहीं लिया, मैं लोगों को शेयर्स बेचती हूँ और लोगों का पैसा लेती हूँ। दिस आई कैन नॉट डू इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, बट इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी आई कैन गिव द पब्लिक द शेयर्स। शेयर देती हूँ लोगों को एज अ कंपनी, तो लोगों से क्या लूंगी? पैसा लूंगी। तो दिस आई कैन डू इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करके लोगों का पैसा ले सकती है, प्राइवेट कंपनी पैसा जो लाएगी वो खुद से लाएगी, अपने मेंबर्स से लाएगी या किसी और दूसरे सोर्सेस से लेगी। लोगों का पैसा शेयर्स के फॉर्म में नहीं ले सकती, अपने शेयर्स इशू करके लोगों का पैसा नहीं ले सकती, विच इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। एज द नेम सजेस्ट, पब्लिक है लोगों का पैसा ले सकती है, प्राइवेट एज द नेम सजेस्ट लोगों का पैसा नहीं ले सकती, ऐसे याद रख लो, ठीक है? ओके। तो प्राइवेट में कितने मेंबर्स होंगे, कितने मिनिमम मेंबर्स हो सकते हैं? 2 से लेकर 200, और पब्लिक में 7 मेंबर्स मिनिमम चाहिए, और इन्फिनिटी जितने मेंबर्स रखने रखिए, ठीक है? सो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब सोचो, अगर तुम एक्चुअली में अब सही में बिजनेस चालू करना चाहो, क्योंकि तुम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, तो सोचना कितनी कैपिटल चाहिए, कितना रिस्क ले सकती हूँ, क्या मुझे फुल कंट्रोल चाहिए या मैं क्या कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, बिजनेस लंबे समय तक चलाना है या दूसरों से हेल्प चाहिए। इन सब बेसिस पे यू कैन डिसाइड whether you want sole proprietorship, partnership, cooperative, or any company you can enter into any type of organization। अब तुम्हें एक्चुअली सारी ऑर्गेनाइजेशंस पता पड़ गई और ये भी पता पड़ गया कि किस टाइप का काम धंधा आप एक्चुअली खोल के किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आप चूज करना चाहते हैं, ठीक है? विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है? तो हम फटाफट क्विक रिविजन कर लेते हैं, ठीक है? अकेले हो तो किस पे आओगे? सोल प्रोपराइटरशिप में। फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हो, सो विच इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फ्रेंड्स ज्वाइन करते हैं, सो पार्टनरशिप। पार्टनर्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, विच इज पार्टनरशिप, फाइन, ओके। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को मदद करके साथ में सामान खरीद रहे हैं, ठीक है? और अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी में आते हैं तो क्या कर सकते हैं? अगर पब्लिक कंपनी है तो लोगों को इनवाइट करके शेयर्स खरीद सकते हैं, प्राइवेट कंपनी है तो पर्सनली पैसा रेज कर सकते हैं, विच एवर वे यू लाइक, ठीक है? तो आई गेस तुम्हें सारे 5 फॉर्म्स जो है वो इजीली याद हो गए हैं। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें चैप्टर 2 डन, एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस ऑन स्टडी विद रश्मि। नेक्स्ट चैप्टर आप क्या चाहते हैं या कोई कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।